Hello everyone, welcome to Sandhya Science Space. My name is Sandhya Sharma. Today we are starting chapter number 1, that is solutions from class 12th. This chapter carries around 7 marks for your board exams. This chapter is also quite important for your JEE and NEET exams. In this video, we will cover topics like solutions, types of solutions, and azeotropic mixtures, colligative properties, Henry's law, Raoult's law, and so on. In the first video lecture, let's start without wasting time. What is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances combined physically in any proportion by mass. First, solution is a homogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous, there are two types of mixture. होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल होंगे और कह सकते हैं कम्प्लीटली मिसिबल होंगे. हीट्रोजेनियस मिक्सचर कैसे फॉर्म होगा, जैसे हमने सैंड डाला वाटर के अंदर तो सैंड हमें अलग से दिखाई दे रही है, दे आर नॉट मिसिबल, दे आर इमिसिबल. ठीक है, और मिसिबल कैसे हो जाएंगे, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर. ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, अब हमने एक सॉल्ट लिया एक वाटर लिया, दोनों आपस में कैसे हैं, इंडिविजुअली प्योर सब्सटेंसेस है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं. आपस में कंबाइन करके अगर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो दोनों चीज़ें फिजिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही है इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास. अगर हम 1 चम्मच सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो भी हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है, 2 चम्मच सॉल्ट को डाल रहे हैं तो भी सोल्यूशन बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है थ्रू आउट. 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आप देख रहे हो तो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, वो वैसे का वैसे ही रह रहा है, दैट इज होमोजेनियस. नेक्स्ट इज substances making up the solutions are called components of the solution. अब जो सब्सटेंस जो हमारे को यूज़ करने पड़ रहे हैं सोल्यूशन को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बाइनरी कंपोनेंट्स, टर्नरी कंपोनेंट्स एंड क्वाटनरी कंपोनेंट्स. इन योर सिलेबस बाइनरी कंपोनेंट्स आर द इम्पॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल. बाइनरी कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, एक सोल्यूट रहेगा एक सॉल्वेंट रहेगा. सोल्यूट कैसा होता है, स्मॉल इन क्वांटिटी हम लोग यूज़ करते हैं. सॉल्वेंट कैसा होता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने सॉल्ट लिया वाटर के अंदर, शुगर लिया वाटर के अंदर. 3 कंपोनेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, जिसके अंदर अब 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी. दे आर मिसिबल विद ईच अदर, 2 सोल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट. मिसिबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें कैसा बनाना है सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है. ठीक है, तो सॉल्ट, शुगर एंड वाटर तीनों चीज़ें ले लिए. क्वाटनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होंगे, 3 सोल्यूट 1 सॉल्वेंट, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस एंड वाटर. ठीक है, इसके अंदर सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस कैसा काम कर रहे हैं, एज अ सोल्यूट काम कर रहे हैं. वाटर कैसा काम कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है. जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना, वो ही फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है किसी भी सॉल्यूशन को. जैसे हमारा जो सॉल्वेंट वाटर है तो हमारा जो सॉल्यूशन प्रॉपर कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो हमारा जो सॉल्यूशन ही है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो ही डिसाइड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन कैसे हमें दिखाई देगा. सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट इन विच अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट यू हैव टू डिस्कस इन डिटेल. गैसियस सॉल्यूशन, अभी बताया ना, जैसे सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा. अब गैसियस सॉल्यूशन है तो मतलब हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, गैस होगा. उसके अंदर हमें सॉल्यूट कौन से लेने पड़ेंगे, डिफरेंट लेने पड़ेंगे. कभी हम गैस लेंगे, कभी हम लिक्विड लेंगे, कभी हम सॉलिड लेंगे. अगर हमने गैस सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट भी हमारा गैस है तो हमारा एयर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज लॉट्स ऑफ गैसेज आर अराउंड अस. तो हम कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. एंड नेक्स्ट इज एयर. लिक्विड इन वाटर, अब हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा. वाटर वेपर्स इन एयर, हमारे एयर के अंदर बहुत से वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर्स कैसा काम कर रहे हैं, एज अ सोल्यूट काम कर रहे हैं. एयर हमारा कैसा काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट काम करेगा. सॉलिड इन गैस, अब इसके साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी है. पॉल्यूशन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से है, स्मोक पार्टिकल्स की वजह से है, तो दे आर क्या है, दे आर सॉलिड इन नेचर.
तो डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पार्टिकल्स इन एयर फॉर्म अ गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि हमें देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका नाम ही आ रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और सोल्यूट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर हमारा सोल्यूट गैस है, जब हमारा सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, जैसे कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस ले पा रहे हैं पानी के अंदर, क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर घुली हुई है, इसी वजह से ले पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड, अब आप इथेनॉल, मिथेनॉल, जितनी भी अल्कोहल्स हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं मिथेनॉल या इथेनॉल इन वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, sugar in water, salt in water, they all are example of liquid solutions. सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। पहले हमने एक गैस ली, गैस इन सॉलिड। जैसे आप बहुत सी रिएक्शन पढ़ के आए होंगे 11th स्टैंडर्ड में भी, हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं इथीन के ऊपर और वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल। तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस होती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पहले प्लेटिनम या पैलेडियम के सरफेस के ऊपर जाती है और उसके बाद वो रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल्स लाइक हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल। नेक्स्ट इज लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड कैसे, जो हमारी अमलगम है, दैट इज अमलगम कौन बनाता है, मर्करी हैव दैट एबिलिटी टू फॉर्म अमलगम्स। किसी भी एक्टिव मेटल के साथ वो कंबाइन करके एमलगम की फॉर्मेशन कर देता है। मरकरी विद सोडियम इज एन अमलगम। मरकरी खुद कैसा है, लिक्विड है, वो किसी और मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, एमलगम की फॉर्मेशन करेगा। सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ज्वेलरी बनाते हैं जब हम, तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है तो उसको थोड़ा सा हार्डनेस देने के लिए क्या करते हैं, हम कॉपर उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम एमलगम और अलॉय को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। एमलगम क्या होता है, जब मरकरी के साथ कोई भी मेटल आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। जैसे जिंक आ गया तो जिंक एमलगम हो गया, सिल्वर आ गया तो सिल्वर एमलगम हो गया। लेकिन ये एमलगम बनाते ही हम क्यों हैं, इससे क्या होता है, हमारे पास जो नई चीज़ बन के आती है वो आसानी से अब मोल्ड हो सकती है, क्योंकि मरकरी पहले तो लिक्विड स्टेट में था और सोडियम हमें पता है कि मेटल है, बहुत ही लिक्विड, वो भी कैसा सॉफ्ट मेटल है, तो उसको थोड़ा सा हार्डनेस देने के लिए, हार्ड सेटिंग मटेरियल, थोड़ा सा हार्डनेस आ जाए इसके अंदर। ठीक है, इस रीजन से हमें एमलगम बनाना पड़ता है। सिल्वर एमलगम जनरली कहाँ, टूथ डिके में यूज होता है, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसके अंदर एक ना एक मेटल होनी ज़रूरी है। एक से ज़्यादा मेटल भी आपस में कंबाइन कर सकती हैं, लेकिन उनमें से एक मेटल को होना ज़रूरी है। कंबाइन टू एनहांस द प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, कोरोजन, रेजिस्टेंस, हार्डनेस एज कम्पेयर टू प्योर वन। इंडिविजुअल स्टेट में जब वो मेटल थी तो उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू फॉर्मेशन ऑफ अलॉय क्या थी, कम थी। इस वजह से हमें अलॉय फॉर्म करना पड़ा। जैसे स्टील है, स्टील के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, आयरन और कार्बन। ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है, दे आर एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, जिसके अंदर वाटर की जगह पे कोई और सॉल्वेंट हो जाएगा। वो सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है, जैसे कि ईथर्स हो गए, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से सॉल्वेंट्स होते हैं जो हम ले सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिफरेंस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर हम ये चीज़ भी बताते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, हम ये भी बता सकते हैं इसमें। सो क्वालिटेटिव के अंदर जैसे इसका नेम बता रहा है क्वालिटी, क्वालिटी से मतलब क्या प्रेजेंट है, कैसी क्वालिटी है।
एलिमेंट है, आयन है, कंपाउंड है, किसी सैंपल के अंदर कैसे है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सा एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम उसकी क्वांटिटी को बताएंगे। कैसे बताएंगे, जैसे हम मास कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट और टाइट्रेशन मैथड्स यूज़ करेंगे, हम उसका कंसंट्रेशन बताएंगे कि हाउ मच दैट क्वांटिटी इज़ प्रेजेंट। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी। सो दीज आर ऑल मेथड्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। Quantitative ways to express concentration of a solution. The first one is mass percentage. Mass percentage में क्या होगा, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम mass of solute, नीचे mass of solution multiply by 100। जो हमारा concentration mass लेना है हमें, वो किस में लेना है, ग्राम्स में लेना है। ओके। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम लिया है वो किसके अंदर लिया है, ml के अंदर लिया है। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक और चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने में, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सबको पता है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके क्या होता है, वहाँ पे तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ही कम है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें और डिक्रीज़ करना पड़ता है। हम लोग पानी डालते हैं ना व्हीकल्स के अंदर, गाड़ी के अंदर, एज अ क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट को एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम वाटर को व्हीकल्स के अंदर, गाड़ी के अंदर डालने में। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें और डिक्रीज़ करना पड़ता है हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाके। कैसे डिक्रीज़ करेंगे हम, 35% solution of ethylene glycol is an antifreeze is used in cars for cooling the engines. At this concentration, antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin, that is minus 17 degree Celsius. 35, ये अभी बताती हूँ मैं। इसका मतलब क्या है कि हमें 35% इथाइलिन ग्लाइकोल को डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, दैट विल बिकम माइनस 17 डिग्री सेल्सियस। हम लोग कार के इंजन के अंदर पानी डालते हैं ना, जो कैसा काम करता है, एज अ कूलेंट काम करता है। और हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे तो टेम्परेचर ऑलरेडी इतना कम है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें और कम करना पड़ेगा। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट किससे कम होगा, जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल को उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब 35% ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब हमने टोटल सोल्यूशन तो 100 ml का है, तो उसके अंदर क्या होगा, 35% तो हमारा 35 ग्राम तो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 65 ml ऑफ वाटर। दोनों आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 100 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस करने के लिए। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी गिवन है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सोल्यूशन। डेंसिटी का हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, अगर हम यहाँ से मास निकालना चाहें तो डेंसिटी के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी और वॉल्यूम को तो हमारे पास मास आ गया। ये मास किसका आया, सोल्यूशन का आया, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है वो पूरे सोल्यूशन की गिवन है। अब हमें मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 11 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारे पास 2% मास परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट इज पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्यूट जो होता है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, मतलब वेरी स्मॉल इन अमाउंट होता है, तब हम इस वैल्यू को यूज़ करते हैं। व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी और एक्सट्रीमली लो अमाउंट इन सॉल्वेंट, देन ppm एंड ppb इज यूज्ड। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, ppb इज पार्ट्स पर बिलियन। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶
अगर हम ppb की बात करेंगे देन मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁹9। जनरली हमारा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो इसके अंदर ही मेज़र किया जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये सब जो गैसेस हैं बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम ppm यूज़ करते हैं। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन दिल्ली हैज़ फाउंड टू बी 10 ppm। इसका क्या मतलब है, अब 10 ppm का क्या मतलब है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द SO2 is present in 10⁶ centimeter, 10⁶ centimeter cube. 1 liter has 1000 centimeter cube, 1 liter has 1000 milliliter। अगर हम इसकी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना चाहें 10⁶ क्यूब है, तो 10⁻, लीटर में करेंगे तो 10�3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इसमें से 3 माइनस कर दो 10⁻³ लीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए उसको हम ऊपर लिखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर Na मोल्स ऑफ सोल्यूट है, Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे काउंट करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन को SXA इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसको काई भी बोलते हैं ऐसा। ठीक है। Na by Na plus Nb, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो मोल फ्रैक्शन होता है ना इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आपको ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन एक और चीज़, मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जब आप समेशन करोगे मतलब उनका एडिशन करोगे तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। अगर आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो हमें सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस XA ये वैल्यू रखो इसके अंदर, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, समझते हैं इसको भी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा क्या है, सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। 20% हमें दिया हुआ है मास उसका। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंचना पड़ेगा। मोलर मास पहले निकालना पड़ेगा, इसका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो आप 62 ग्राम्स पर मोल। अब 20% सोल्यूशन है, 20% सोल्यूशन है मतलब 20 ग्राम तो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट विच इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और टोटल सोल्यूशन कितना बनेगा हमारा 100 ग्राम। अगर 20 ग्राम सोल्यूट है तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि टोटल सोल्यूशन तो 100 ग्राम बन रहा है ना। तो 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब हमें मोल्स निकालना है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 20 बाय मोलर मास, वैल्यू आ गई। मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे, गिवन मास कितना आ गया 80 अपॉन मोलर मास, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई इथाइलिन ग्लाइकोल की। अगर हमें वाटर का निकालना है तो हम डायरेक्ट उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन वाटर का आ गया। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। 1 लीटर इज equals to 1 decimeter cube, 1 liter is equals to 1000 ml, 1 liter is equals to 1000 centimeter cube। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है
का वॉल्यूम लीटर्स में है, अगर वो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है मिलीलीटर्स में चला गया तो आपको उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मिलीलीटर्स में आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। लेकिन इसका हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, ये टेम्परेचर के साथ क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है। क्यों? मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। अब ये एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होती क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है ना किसी सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से, उसका तो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उससे करने से टेम्परेचर चेंज करने से मोलैरिटी भी चेंज होती है। इसका ये डिसएडवांटेज है। मोलैलिटी क्या होता है? इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है। अगर आप उसके सॉल्वेंट के मास को केजीज में दोगे तो क्या करोगे आप? 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर आप उसके सॉल्वेंट के मास को ग्राम्स पे लेते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मोलैरिटी के अंदर क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, हियर वी आर यूजिंग सॉल्वेंट इन kgs. If we are doing in grams, then we will multiply it by 1000. Molality is considered better for expressing the concentration. Why? Because इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम इंक्लूडेड नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज करने से कोई कंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है? मास कंसीडर किया है सॉल्वेंट का, ठीक है। Next is normality. What is normality? Normality is number of gram equivalent of solute by volume of solution in liters. अब number of gram equivalents क्या होते हैं? Volume of solution तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन number of gram equivalents क्या होते हैं? That is mass of solute by equivalent mass. अब ये equivalent mass क्या होता है? Equivalent mass is molar mass by valency factor. Molar mass तो आप निकाल सकते हो किसी के फॉर्मूले से। valency factor क्या होता है? एक और चीज़ जो नॉर्मेलिटी होती है ना वो सोल्यूशन की, वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? इसका क्या होता है? नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है जो इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। अब मोलर मास आप निकाल सकते हो, वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारे पास इक्विवेलेंट मास आएगा, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे और फिर अल्टीमेटली जाके हम नॉर्मेलिटी तक पहुंच पाएंगे। तो आप वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? जब हमारे पास एसिड्स गिवन है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव्स, दैट H पॉजिटिव इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, इट विल बी नोन एज प्रोटोन्स, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटोन्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड्स के अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज 2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कितने हैं, दैट इज 1। तो वैलेंसी फैक्टर की जगह पे हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेसिस के अंदर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने OH हैं, 2। कैसे लिखा हमने? इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास OH नेगेटिव कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। सॉल्ट के केस में क्या करेंगे? अगर हमारे पास सॉल्ट दिया हुआ होगा तो टोटल चार्ज ऑन ईदर आयंस, जैसे अब ये है सोडियम कार्बोनेट, कैसे ब्रेकअप होगा? 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब ये कितना चार्ज देगा? 2 × +1 +2, यहाँ पे कितना है ओवरऑल -2। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? वैल्यू, प्लस माइनस को नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को देखना है। तो कितना आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू? 2। तो हमारे पास इसके अंदर हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दैट आई जस्ट टोल्ड यू के नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। कैसे होती है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी हम रीड करके आए, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी क्या होती है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कट जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को कैसे लिखोगे आप? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखते हो? गिवन मास बाय मोलर मास। अब जो हमारा गिवन मास है ग्राम इक्विवेलेंट के केस में वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या निकल के आएगा? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर।
इक्विवेलेंट मास के अंदर हमने वैल्यू पुट करी, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी को आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज अ वैलेंसी फैक्टर। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको क्या दिया होगा, मोलैरिटी दी हुई होगी, आपसे नॉर्मेलिटी पूछ लेंगे, नॉर्मेलिटी दी होगी, मोलैरिटी पूछ लेंगे, और कोई सॉल्ट दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा, उसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ी थी वैसे ही फॉर्मेलिटी होती है, जैसे इसका नाम है फॉर्मेलिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही इसको हम यूज़ करते हैं। जो हम मोलर मास लेते हैं वो किस में हम कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास को ग्राम पर मोल के अंदर। इसके अंदर हम जो मास ले रहे हैं दैट इज ग्राम फॉर्मूला मास। उसको हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, ग्राम फॉर्मूला मास को एटॉमिक मास यूनिट। सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, मतलब जैसे मान लो हमारे पास है ऑक्सीजन का मोलर मास निकाला है दैट इज 16 ग्राम पर मोल। अगर मैं उसका आपसे पूछूं कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या रहेगा, दैट विल बी 16 एटॉमिक मास यूनिट। बस यूनिट का फर्क आ जाएगा, आपको बाकी सेम अप्लाई करना रहेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं विच डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट टू गिव नंबर ऑफ आयन्स। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, number of gram formula weight of the substance that is solute by volume of solution in liters। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट कैसे निकालोगे, अब आप मास ऑफ सोल्यूट जो आपको गिवन होगा और ग्राम फॉर्मूला मास मैंने आपको अभी बता ही दिया कैसे निकालना है। फॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज इट कंक्लूड्स वॉल्यूम, सो देयर विल बी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन विद द राइज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए जो आप देख सकते हो। इसके अंदर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है प्योर वाटर की, जिसकी डेंसिटी हमें 1 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, डेंसिटी गिवन है तो हम वहाँ से मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से आप मास कैलकुलेट कर लेंगे। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 मिलीलीटर्स में मेंशन है ना, तो 1000 ml में सोल्यूशन होगा। यहाँ से हमारा मास आ गया। मास कैसे, मास निकल गया तो हम वहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। जो हमने मास निकाला है बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और इफ मिलीलीटर्स तो 1000 से मल्टीप्लाई। अगर हमारा सोल्यूशन 1000 ml का ही है तो हमारा डायरेक्ट आ गया ना ये मोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, calculate the mass percentage of aspirin in acetonitrile with when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile। अब मास ऑफ एस्पिरिन हमें कितना गिवन है, 6.5, मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल दिस। टोटल मास हम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। मास परसेंटेज हमें निकालना है, तो किसका निकालना है हमें, एस्पिरिन का, तो उसका ऊपर आ जाएगा सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। Next is a sugar syrup of weight 214.2 gram contains 34.2 grams of sugar। Calculate molar concentration। Concentration मतलब मोलर concentration मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। वेट ऑफ शुगर हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर कितना है, कैसे निकालोगे आप, आपका टोटल हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सिरप मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। तो आप सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालोगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसमें से, तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर भी आ गया। तो आप मोल्स ऑफ शुगर निकाल दोगे, दैट विल बिकम 0.1। मोलैलिटी निकाल दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 180 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। नेक्स्ट इज हमें नेक्स्ट निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको जैसे पहले बताया था सेम वैसे ही निकालना है। मोल्स ऑफ शुगर 0.1 अभी निकाला है हमने, मोल्स ऑफ वाटर निकाल देंगे, दोनों को नीचे ऐड कर देंगे तो बेस आ जाएगा। ऊपर हमें शुगर का मोल्स लिखना है और अल्टीमेटली आंसर। In the following reaction calculate and find the normality when it is 0.1 molar H3ASO4।
अब इसके अंदर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, राइट, वी आर गिवन विद द मोलैरिटी, वी हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इज आर वैलेंसी फैक्टर। अब इसमें आप देखो 3 प्रोटॉन्स हैं और 2 OH नेगेटिव आयन है ना, तो कितने न्यूट्रलाइज हो रहे हैं? 2 ही हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको देख लोगे तो आप लिख दोगे 3, है ना, और इसको देख लोगे तो लिख दोगे 2, लेकिन आपको ये देखना है कि कितने आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो कितने न्यूट्रलाइज हो रहे हैं? 2 ही न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, देखो। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, मोलैरिटी को, और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट इज एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. If the density of the solution is this, what will be the molarity of the solution? तो हमारे को मोलैलिटी भी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है। तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा गिवन है, मोलर मास या फाइंड आउट कर लोगे, मोल्स निकाल लोगे, कितने आ जाएंगे। मास ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? 200 ग्राम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। मोलैलिटी कैसे निकाला जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आता है ना नीचे, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें मास भी पूरे सोल्यूशन का निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर लोगे दोनों को ऐड करके, वॉल्यूम आप निकाल लोगे यहाँ से, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे और उसको सब्स्टिट्यूट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज 3.59। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अभी फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 9.11 मोलर। With this this video ends, but we will continue this chapter in next video. Till then, stay tuned and thank you so much for watching.